हाल में एप्स्टीन फाइल्स का हो हल्ला हो रहा है और यूजीसी पर भी आंदोलन हो रहा है। देखिए, मेरा आकलन यही है कि देश का तंत्र जो है हमेशा से ही विदेशी हाथों में रहा है और उनका मकसद गाय और गंगा की इस ज़मीन को शनय शनय हिंदू अल्पसंख्यक बनाना है। और इंदिरा गांधी इस सदी की क्या इस भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी गद्दार है। B.R. अम्बेडकर का नाम उनके बाद आता है। परिवार नियोजन के जरिए उन्होंने जिस दृढ़ता पूर्वक पूरे देश में गोली कॉपर्टी और गर्भपात का जाल बिछा दिया, जिसने हिंदू को एकदम कमज़ोर कर दिया है और हिंदुओं के रक्त में जहर प्रवाहित कर दिया, हमारी आनुवांशिकी प्रभावित हो गई है। तो इंदिरा गांधी जो थी एक गद्दार एजेंट थी विदेशियों की। आज एप्स्टीन फाइल से ये साफ साबित हो रहा है कि इस एप्स्टीन फाइल तंत्र का वे भारतीय प्रतिनिधि थी, भारत में बैठी उनका प्रतिनिधि थी। एप्स्टीन फाइल कोई एक है ऐसा नहीं है, एप्स्टीन जेफरी एप्स्टीन कोई एक व्यक्ति है ऐसा नहीं है। इनके ऐसे बहुत सारे लोग इनके लिए कई द्वीप चलाते, कई टापू चलाते, जहाँ पे ऐसे बड़े लोगों को हमारी बेटियां परोसी जाती है। आपको जो लगता है सिर्फ गोमांस बिकता है विदेशों में, नहीं, असली कारोबार बेटियों का है। और इंदिरा गांधी ने डंके की चोट पे उस जो बेटियों का जो दलाली वेश्यावृत्ति का काम है, वैश्विक स्तर पे जो हिंदू बेटियों की वेश्यावृत्ति का जो काम है, उसका ढांचा खोला और उसे डंके की चोट पे चलाया। और अपने चंद्रास्वामी जैसे लोगों के जरिए वो विदेशों में लड़कियां बड़े बड़े राजदूत वगैरह को मुहैया कराती थी। ये चंद्रास्वामी जो है ये हथियारों के सौदागरों को लड़की वगैरह सप्लाई करता था। और बाद में इसने दिल्ली के एक बहुत ही पॉश इलाके में बड़ा एक आश्रम खोला। जब मामला बहुत बिगड़ने लग गया, इसे तिहाड़ जाना पड़ा। तो जांच में पता चला कि चंद्रास्वामी को ये ज़मीन इंदिरा गांधी ने खुद आवंटित की थी। और कहते चंद्रास्वामी का हाथ था राजीव गांधी की हत्या में। और तो हो सकता है सोनिया गांधी के साथ उनका कोई लिंक हो और वैश्विक स्तर पे जो ताकतें यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में अब हम लोग की तंत्र में काम करना चाहते हैं, अपना प्रभाव जमाना चाहते, उनके साथ उनका कोई लिंक रहा हो ये रहा था कि जब श्रीलंका में लिट्टे सिंघालियों के साथ लड़ रहे थे तमिल टाइगर्स, तो उनको चर्च फंडिंग कर रहा था ताकि वे बुद्धिस्ट श्रीलंका बौद्ध और हिंदुओं को लड़ा के अपना ईसाई का प्रभुत्व वहाँ जमा सके। क्योंकि श्रीलंका एक छोटा सा द्वीप है, वहाँ पे वो पूरा का पूरा ईसाइयों का ऐसा है कि वो पूरा का पूरा एक इलाके को पूरा ईसाई बना देते हैं। तो राजीव गांधी ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भेज दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो चर्च का जो फंडिंग कर करके जो वहाँ पे जो अपना बेस बना रहे थे, वो चुपचाप वो उस पर लगाम लग गया। क्योंकि चर्च का एक ये भी था हमेशा से कि उन्होंने तमिल लोगों को बाकी भारतीयों के खिलाफ लड़वाया है, भाषा के नाम पे, कल्चर के नाम पे, द्रविड़ संस्कृति के नाम पे। और चर्च जब अगर सोच लीजिए लिट्टे के जरिए वो श्रीलंका में सोच लीजिए एक द्वीप बनवा लेते हैं, तो उसके बाद उनका अगला निशाना भारत में तमिलनाडु होता। और तमिलनाडु और उस इलाके को, तमिल बहुल इलाके को जोड़ के एक राष्ट्र बनाने की बात करते, यानी उनके निशाने पे भारतीय उपमहाद्वीप था। पहली बात है तो इसको मरवाया गया और उस दिन सोनिया गांधी उनके साथ नहीं थी। देखिए, ये जो जेफरी एप्स्टीन वाला मामला है, ये कोई एक व्यक्ति का नहीं है, एक तंत्र है जो भारतीय उपमहाद्वीप में गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। अब B.R. अम्बेडकर के जरिए इसकी शुरुआत हुई हिंदू मैरिज एक्ट से। मैं आपको बता देती हूँ, लॉकडाउन के दौरान बंगाल से कई लड़कियाँ जो है गायब की गई, लेकिन जिनकी शादी 14 साल के भीतर हो जाती है, ये 50% है बंगाल का। गांव खेड़ों में लोग जो इज्जतदार लोग होते हैं 14 साल में शादी दे देते हैं। 14 साल में जिनकी शादियां हो गई है वो नहीं गई, और जो उसके बाद बैठाए रखते हैं लड़कियों को, वो शिकार हुई है ट्रैफिकिंग की। 3-4 लाख लड़कियां गायब हुई है बंगाल से ही। बहुत सारी लड़कियां जिनके आंकड़े ठीक दिए ही नहीं जा रहे, जिन पे कोई बात ही नहीं हो रही, चुप्पी साधे बैठे बस डेटा दे रहे अपना पल्ला झाड़ने के लिए। और जब पार्थो चटर्जी वाला मामला आया था, तभी मैंने बता दिया था, बंकर मिली थे
और पिता के मामा के घर में बंकर। बताइए तो कौन सा युद्ध क्षेत्र है बंगाल, जो यहाँ पे बंकर होंगे। जिस मिस्त्री ने बंकर बनाया था उसने बता दिया था, बाद में वो गायब हो गया, वो फिर आया नहीं सामने, पता नहीं क्या हुआ उसका। तो ये जेफरी एप्स्टीन को एक व्यक्ति ने, एक तंत्र है, और हमारे देश में इसकी शुरुआत B.R. अम्बेडकर का हिंदू मैरिज एक्ट से हुआ, और बाद में जाके इंदिरा गांधी ने खुल के परिवार नियोजन लागू करके किया है। अब अजमेर फाइल्स पे आते हैं। स्कूल की लड़कियां, भले घर की लड़कियां फार्म हाउस में ले जाई जा रही थी। इन फार्म हाउस में जो विदेशी लोग नहीं आ रहे थे, गोरी चमड़ी नहीं आ रहे थे, इसकी क्या गारंटी है। भैरव सिंह शेखावत ने जल्दी से हिंदू मुस्लिम का मामला बनाया, और मुसलमान क्या करते, ऐसे वक्त में एकदम समझदारी का परिचय देते और लीक नहीं करते इन्फॉर्मेशन। बदले में क्या हो रहा है कि हमारा जो तथाकथित हिंदू लोग हैं ना, वो उनको जब कानून वगैरह बनाते तो उनके हक में बनाते, तो ऐसा करके धीरे धीरे हमारा भारतीय उपमहाद्वीप हिंदू शून्य होता जाएगा। भैरव सिंह शेखावत ने देख के लग रहा है ना कि अजमेर फाइल्स को बहुत अच्छे से डील किया, नहीं, उन्होंने लिपापोती किया। अगर सही में डील करते तो सोफिया स्कूल जो है, उसके सोफिया स्कूल या कॉलेज जो भी था ना, दोनों को उसके जितना भी ईसाई पूरा जो तंत्र था उनको पकड़ के ले जाते पुलिस स्टेशन में, उस पर ताला जड़ते। ऐसा नहीं हुआ। सोफिया वालों को क्यों छोड़ दिया गया और सिर्फ चिश्ती लोगों को क्यों पकड़ा गया। अगर एक स्कूल से इतनी सारी लड़कियां गायब हो रही है आपकी 12 से 20 साल के बीच की, तो उस स्कूल को इस तरीके से चलने देना क्या सही था। तो आप यही समझ लीजिए कि बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व है इसमें। चिश्ती लोग सिर्फ सामने आए, उनको सिर्फ बलि का बकरा बनाया, या वो लोग है, वो दलाल है, लड़कियों की दलाली कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ फार्म हाउस वगैरह में ले जाना ले आने वाला काम कर रहे थे, छोटा मोटा काम। ऊपर बैठा जो शॉर्ट लिस्टिंग का काम जो सोफिया स्कूल कर रही थी, उसके जो ईसाई पादरी और नन लोग को क्यों नहीं पकड़ा गया, और उनको जो नहीं पकड़ा भैरव सिंह शेखावत, तो उनको हम क्यों ना उनको लपेटे में लें। तो ये सब समझने की बात है। लड़कियों की खरीद फरोख्त और ये सब हो रहा है। अभी उसी के दौरान क्या हुआ, जब जेफरी एप्स्टन का ये मामला तूल पकड़ने लग गया, यूजीसी कानून ला दिया गया। भाई यूजीसी पे इतना माथापच्ची करने का क्या है। आपको अगर यूजीसी कानून सही नहीं लग रहा तो सवर्ण समाज आगे आए, समाज में मंथन हो और अलग अलग हो जाए। जिस वर्ग को लगता है उनके साथ अपमानसूचक व्यवहार हो रहा है, वो अपने लिए अलग मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज वगैरह ले ले। वहाँ पे प्रोफेसर से लेके, डीन से लेके, चपरासी से लेके सफाई कर्मी तक हर कोई, और टीचर्स जितने हैं, खास करके शिक्षक जो है वो सब उनके बिरादरी के हो। सोच लीजिए जाट, चमार, महार और बाकी जो भी जातियाँ उनके साथ जाना चाहते हैं वो एक साथ हो ले, और उनके लिए अलग हो जाए और हम लोग के लिए अलग हो जाए। उन्हें अगर ज़्यादा कॉलेज चाहिए वो ज़्यादा ले लें, हम लोग बाद में अपने लिए अलग से बना लेंगे। तो अलग हो जाने में ही भलाई है। मुसलमानों को हम अपने तंत्र में नहीं ले सकते हैं। ये खरीद फरोख्त करते हैं, और इनके लड़के जो है कुछ सीमाएं पार करके गंदी हरकतें करते हैं। मैं निजी अनुभव से कह रही हूँ। मैं एक मिशन हॉस्पिटल में काम करती थी, और मैं बहुत बढ़िया तरीके से ऑपरेशन करने लग गई थी। चुपचाप ऑपरेशन कर रही थी। हाथ सफाई का हॉस्पिटल होते मिशन हॉस्पिटल। वहाँ पे मेरे एक मुस्लिम सीनियर थे, उन्होंने ओटी में मेरा मनोबल ऐसा तोड़ दिया। मैं पूरी तरह से स्क्रब्ड हूँ, गाउन वगैरह पहनी हूँ, एक टॉन्सिलर स्नेयर लेके मैं पेशेंट के टॉन्सिल में ढाल के उसे टॉन्सिल निकालने वाली हूँ। उस वक्त वो पीछे से आके वो सीनियर व्यक्ति ऑपरेशन की निगरानी के आड़ में गलत हरकत करने की कोशिश करने लग गया। तब वहाँ पे खड़े जितने ब्रदर लोग थे उन्होंने उन्हें दूर कर दिया, लेकिन उनकी इस हरकत ने मुझे इतना हतोत्साहित किया कि मुझे उनके सामने हाथ जोड़ के रहना पड़ा जितने दिन भी वो वहाँ पे थे। सोचिए, ब्राह्मण की बेटी को इस तरीके से, यानी नंगों से खुदा भी डरता है। नंगों से खुदा भी, इसलिए मुसलमानों को हम अपने तंत्र में नहीं रख सकते। और मैं उसी दौरान का मैं बताती हूँ, उसी मिशन हॉस्पिटल में जब मैं काम कर रही थी, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, एमपी साइड का है, बैतूल में है। वहाँ पे जर्मनी के ईसाई डेलीगेट्स आते हैं, अपने साथ लोग ले आते हैं हाथ सफाई के लिए। वो लोग यहाँ पे कैंप करते हैं, बहुत सारे हमारे आदिवासी लोगों को फंसाते हैं, उनका ऑपरेशन न कि करते, बाकी लोग हाथ सफाई करते उनके ऊपर। उसी दौरान मुझे कुछ गलत लगा है, और बाद में पता चला कि
वहाँ पे हेलीपैड वगैरह है, प्राइवेट हेलीपैड है, वहाँ से हेलीकॉप्टर जाता है। तो विदेशों में जो लड़कियाँ वहाँ से आदिवासी इलाकों से सप्लाई नहीं होती, इसकी क्या गारंटी है। कुछ ही दिन पहले रेखा शर्मा ने ज्योतिष, मैं नाम याद नहीं कर पा रही हूँ, छत्तीसगढ़ में 2 नन लोगों को पकड़ा था। वो लड़की ले जा रही थी बाहर गाँव। पुलिस में क्या रिपोर्ट किया था कि हम जानकारी दी थी, इत्तला दी थी कि हम लड़की ले जा रहे बाहर गाँव। क्या कराने ले जा रही, ये लोग चोंगा पहन के ले जाएंगी कहीं पे, किसी एक घर वर को लेंगी और वहाँ पे विदेशों से इनके डेलीगेट्स आएंगे, दन फन करके निकल लेंगे और हम लोग के यहाँ पे HIV फैला के भाग लेंगे। तो इनके चर्च में, इनके चैपल में यहाँ पे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें समझना है कि हमारा ये तंत्र गलत है, ये तंत्र ही हमें गुलाम बना रहा है। और अभी जो ये UGC लाया गया है, ये हमारे उन लोगों का काम है जो फंसे हुए हैं विदेशी ताकतों की हाथों में। तो मैं साफ बता देती हूँ, UGC कानून पे हो हल्ला करने का कोई मतलब नहीं है। इसका एकमात्र समाधान है कि आप लड़ाई झगड़ा ना करें, आप अलग कर ले अपना। जब काउंसलिंग वगैरह होगा तो जनरल का अलग काउंसलिंग होगा और रिजर्व कैटेगरी का अलग काउंसलिंग होगा। जिनको जनरल में आना होगा वो जनरल में आ जाएंगे और जिनको रिजर्व में रहना है रिजर्व में रहेंगे। अब OBC खुद तय करे उनको जनरल में जाना है रिजर्व में जाना है। तो ये हम लोग के साथ समाज में मंथन हो जाए, सबका अपना अपना अलग हो जाए। भाई आप अपना अलग घर रहते हैं, आप पड़ोसी के घर में तो रहते नहीं, पड़ोसी आपके घर में तो रहता नहीं है, तो वैसे ही। लेकिन दोनों तो आपस में गर्दन में छुरी चाकू दे के लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। तो एक बैठ के सुलह सफाई करके अलग अलग सिस्टम हो जाए। चमार महार लोग अपना अलग ले लें, चमार महार जितने भी हम इनके गद्दार मान रहे, वो अपने आप को महान मान रहे, मूल निवासी मान रहे, जो भी मान रहे, तो वो अपना अलग ले ले स्कूल कॉलेज, हम लोग अपना अलग ले लें। वहाँ पे उनके वहाँ पे टीचिंग करने के लिए जाने की ज़रूरत है। सरकारी स्कूल वगैरह भी जो है अलग कर लें आप, उनके टीचर वगैरह अलग हो। हम आरक्षण देके क्या कर रहे हैं, पूरा सरकारी तंत्र में हमारा खून पैसा का कमाई जाता है, लेकिन हमारे बच्चे हम नहीं भेज सकते क्योंकि 50% आरक्षण के चलते कॉन्सेप्ट इतना खराब होता है, टीचर का स्तर इतना खराब होता है कि सरकारी में कोई भेजना नहीं चाहता अपने बच्चे। तो मतलब नहीं है, आप अलग कर लीजिए तो गाली गलौज और सबका कोई बात ही नहीं रह जाएगा। एक हुआ। और रहा जेफरी एप्स्टीन को लेके माहौल बनाना, देखिए यहूदियों का लिए मैं बता देती हूँ, यहूदी जो जर्मनी में कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, लेकिन इज़राइल जो उनके लिए बना वो सही है। तो जहाँ वे सही है हम उनका साथ देंगे और जहाँ वे गलत है हम उनका साथ नहीं देंगे। भारत में कभी भी यहूदियों का परसिक्यूशन नहीं हुआ। 1917 में जो हाइफा का युद्ध वो हिंदू सैनिकों ने ही लड़के दिया, तब जाके इज़राइल बन पाया आगे चल के। 1933 में हिटलर के आने के बाद से हिटलर ने देखा ये पूरे यूरोप में गंद मचा रहा है, ठीक मुसलमान जैसा कर रहा है यहाँ पे। हमने इन्हें इतने सारे देश दे दिए, बौद्ध लोग को हमने 8 देश दे दिए हैं। इनको बांग्लादेश पाकिस्तान ले लिया इनने। फिर यहाँ पे क्या कर रही है चमार महा जोगेंद्रनाथ मंडल समाज और जिन्ना समाज यहाँ क्या कर रहा है देश में। इन्हें चले जाना चाहिए, जोगेंद्रनाथ मंडल समाज को बांग्लादेश चले जाना चाहिए, वहाँ पे इनका होमलैंड बना दे। हम यहाँ पे अगर इनको परसिक्यूशन नहीं करेंगे तो यहाँ पे उत्पीड़न करके घुसे आएंगे और ये कभी भी अपना हिंदू होमलैंड नहीं लेंगे। उल्टा यहाँ कुछ समय बाद 10-20 साल बाद हम लोग की इनकी संततियाँ हमारी संततियों को छुरी चाकू दिखाना शुरू करेंगे, अधिकार की बात करेंगे। आज भिखारी बन के घुसे हैं, कल को अधिकार की बात करेंगे। यही काम हो रहा था यूरोप में, तब सभी परेशान थे, लेकिन हिटलर ने साहस करके इनको निकालना शुरू किया। पहले बोला कि भाई आप लो, हम आपको कुछ पैसे वगैरह देते, इंसेंटिव्स देते, आप निकल लो यहाँ से, क्योंकि हाइफा का युद्ध अंग्रेज जीत चुके थे। वो हाइफा पे उनका अधिकार था, तो वहाँ से वो पैलेस्टाइन पर अधिकार हो रहा था, वहाँ से वो यहूदियों को ले जा सकते थे। यहूदी जाने का नाम नहीं ले रहे थे। उल्टा इनका कार्ल मार्क्स ने एक वामपंथ नाम का एक विचारधारा फैलाया। वामपंथ एक गंदगी हम देख चुके, बंगाल का क्या हाल कर दिया वामपंथियों ने, पूरे देश में गटर फैला रखा है। तो वामपंथी विचारधारा से परेशान होकर हिटलर ने इनको पिछवाड़े लात मार के निकालना शुरू किया। इनको अगर लात मार के नहीं निकालते तो कभी नहीं निकलते। जब इनको लात मार के निकाला, यूरोप के दूसरे देशों ने अपने बॉर्डर बंद कर लिए। यूरोप के दूसरे देश जब बॉर्डर बंद कर लिए और यहाँ पे हिटलर ने इनको गैस चैम्बर वगैरह में डालना, तब जाके होलोकास्ट करके हल्ला मचाते हैं। ये तब जाके वो इसराइल गए और तब जाके यहूदियों का अपना होमलैंड बना। बनना ये तो नालायक थे, इतने सदियों से ही बैठे हुए थे, बिना लड़े चुपचाप बैठे हुए थे, दूसरे लोगों के देशों में बैठ के हरामखोरी कर रहे थे। इजराइल चलेगा। आज जब इजराइल की लड़ रहे गाजा पट्टी के लिए, हम उनके साथ हैं। हम ये कहेंगे कि अगर उनके सैनिक कम पड़ जाए, हमारे यहाँ से सैनिक जाए उनके लिए लड़े, क्योंकि मुसलमान सबसे बड़ी गंदगी है। आज इजराइल का जीतना जरूरी है, हम इजराइल के साथ हैं, लेकिन हम हिटलर को गलत नहीं कह सकते।
हिटलर ने जो तरीके अपनाए थे वो सही थे। अब हम आते हैं भारत के परिदृश्य में। ये यूजीसी कानून और एप्स्टीन फाइल्स को लेकर हमारे अपने यहाँ पे एप्स्टीन फाइल्स की कोई कमी नहीं है। बनारस में कुछ दिन पहले क्या हुआ, मोदी जी के निर्वाचन क्षेत्र में अचानक एक लड़की ने न कि वो एथलीट बनना चाहती, सोचिए कैसा झूठ का जाल फैलाया था, उसके बाद सामने आया सच। वो न कि एथलीट बनना चाहती थी, बाप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, और न कि स्पा सेंटर में करती है, नाइट ड्यूटी करती है। स्पा सेंटर में कौन सा नाइट ड्यूटी होता है बताइए तो? कौन जाता होगा मसाज कराने रात को? 19 साल की लड़की। और उसने अचानक बहुत सारे मुसलमानों पर आरोप लगाया, उन्होंने उसके साथ गैंग रेप किया है। उसके बाद परत दर परत कैसे मामला बाहर आया, ब्लड रिपोर्ट निकला, ब्लड रिपोर्ट में ब्लड काउंट लो था। ब्लड काउंट HIV के लास्ट स्टेज में जाके लो होता है, यानी कि बहुत पहले HIV संक्रमित हो चुकी है बच्ची, यानी 3-4 साल तो हो ही चुके हैं, तो 14-15 की रही होगी जब वो संक्रमित हुई है। और 19 साल की होते होते वो एड्स तक का पहुंच चुकी है। हेपेटाइटिस, चुपचाप भीतर से इंफॉर्मेशन लीक कर दिया किसी ने कि उसे हेपेटाइटिस बी था, और ब्लड काउंट कम है। हेपेटाइटिस बी और लो ब्लड काउंट एड्स का एडवांस स्टेज का लक्षण होता है। तब मोदी जी सक पका गए, दौरे गए बनारस में, SP से बात करने लग गए कि खबर कैसे लीक हुई है, लेकिन मामला तो बाहर आ गया था। तब उसके बाद वो चुप बैठ गए। फिर यूपी से ही 2 लड़कियां बोली उनके साथ न कि किसी राजपूत ने कुछ किया है। सुबह 3 लड़कियां गई थी खेतों में, सुबह खेतों में गई थी कि 3 लड़कियां हैं, मिट्टी रहता है, आंख में ढाल देती तो लड़का भाग जाता। सुबह क्या करने, बाकी 2 लड़कियां क्या कर रही थी, बाहर खड़े होकर पहरा दे रही थी, और एक गई थी वहाँ पे राजपूत। ये सब फालतू के काम करते हैं लोग। घरों में संस्कार की घोर कमी रहती है और गंदे काम कर रहे हैं, और शिक्षण संस्थाओं को गंदा कर रहे हैं। इसका नमूना देखिए क्या है, बंगाल से कितने सारे केसेस आए हैं, सब में रेप केस में लड़के फंसे, आदमी लोग फंसाए गए हैं, जबकि असल गंदगी की जड़ घर है, संस्कारों की कमी है। आरजी कर कांड देखिए, माँ बाप कितने संदिग्ध दिख रहे हैं इसमें। एक आदमी संजय राय जेल काट रहा है, फिर एक वकील को लड़के को फंसाया गया है, उसके साथ और 2 लड़के, 3 लोग, 20 हो सकता पूरी जिंदगी वो जेल में सड़ेंगे। लड़की गायब है, फोर्सफुल पेनिट्रेशन की बात करके भाग ली है, और उसका कोई अता पता नहीं, उसने सच बोला झूठ बोला, कोई सुनवाई नहीं होने वाला, अब केस ही नहीं आ रहा सामने। दुर्गापुर में देखिए क्या तमाशा चलाया था, पानी पूरी खाने जा रही थी जंगल में, फिर से रेप केस में फंसाने की नियत रख रही थी एक लड़की, मामला सब बाहर आ गया। तो देखिए शिक्षण संस्थाओं को लोग गंदगी के अड्डे बना रहे हैं। हमारे यहाँ एप्स्टीन फाइल्स की कमी नहीं है, और बीच में बेटियां गायब होती, उन्हें इन एप्स्टीन के द्वीपों में ही भेजा जाता है, जिसके लिए कानून हम ही ने बना रखा है, हिंदू मैरिज एक्ट और इंदिरा गांधी का परिवार नियोजन। तो मैं यही कहूँगी कि आपके पास सारे काट है एप्स्टीन फाइल्स पे हो हल्ला मचाने वाले, समझ लो हिंदू मैरिज एक्ट रद्द करने से एप्स्टीन फाइल्स हमारे यहाँ पे कम से कम हमारी बेटियों के साथ नहीं होगा। आप कहेंगे कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, डॉक्टर हूँ, तो मैं कैसे कह सकती हूँ 14-15 साल की लड़कियों की शादी की बात? तो सुन लो, इतनी डॉक्टरी पढ़ के मुझे इतना ज्ञान हुआ है कि 14-15 साल में पेल्विस के लिगामेंट्स लचीले होते हैं, और 18 क्रॉस करते साथ वो इतना जकड़ जाते हैं कि सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अब आप ही तय करें कि प्रकृति का बनाया सिजेरियन सेक्शन आपको चाहिए है अपने बच्चों के लिए, ना नॉर्मल डिलीवरी। ये सिजेरियन सेक्शन जानबूझ के लाया गया है। विवाह के एज को आप 18, 19, 20, 21 कर रहे हैं। सरकारी नौकरी ही 2.5% लोगों को मिल पाता है, सिर्फ 2.5%। बाकी का लोग 97% लोग क्या करेंगे? आप सरकारी नौकरी का एक झांसा दे रहे लोगों को, उसको पाने के लिए शिक्षा में फेंक दे रहे, लेकिन आप तो नौकरी दे नहीं पा रहे। तो वो शांति से अपने गृहस्थी करे, अपने इर्द गिर्द अपनी खुशियाँ ढूंढे, अपने इर्द गिर्द वो अपना रोजगार ढूंढे, इसी में भलाई है। तो ऐसे शिक्षा तंत्र को रख के समाज को बीमार बनाने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये इस तंत्र को जानबूझ के हमारे ऊपर थोपा गया है। ये जबरदस्ती एक झांसा दे रहे हैं हम लोग को, बस दिखावा कर रहे हैं, लेकिन असल मकसद इनका इन विदेशों में जहाँ पे इन्होंने अप्राकृतिक जीवन शैली अपना के ऐसा अपना एक बदबूदार सिस्टम बनाया है, उसमें भारतीय उपमहाद्वीप में जो संस्कार मूल्य मौजूद है उनको छिन्न भिन्न करके हमारी बेटियों को जहाज़ों में लाद के वहाँ भेजना है। और उसके लिए इन बेटियों को विवाह के दायरे में बड़ी उम्र तक का रखना जरूरी हो जाता है। मैं आपको साफ साफ बताती हूँ, मैं कई सालों से स्वास्थ्य तंत्र में बैठी हूँ, मैं सरकारी में भी थी। मैं बता देती हूँ, देख के मैं अच्छे से समझ के बता रही हूँ, आपकी बेटियों को बहुत पहले चिन्हित किया जाता है। इसमें लोकल सरकारी स्कूल के टीचर्स और
सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के नर्सिंग स्टाफ, जीएनएम, एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी सब लिप्त होते हैं। आपकी बेटी, आपके अचानक कुछ घरों से बेटियां गायब होने लगती है, और ये बेटियां जो गायब होती है इन्हें चुपचाप चुपचाप फिर ट्रैफिकिंग करके, मुसलमान लड़के ही रहते जो ट्रैफिकिंग करके इन्हें भेज देते हैं हमारे बंदरगाहों तक। और वहाँ पे हमारे सीआईएसएफ के जो जवान रहते हैं, कमांडेंट्स रहते हैं, वो उन्हें जहाज़ों में लाद के विदेशों में भेज देते हैं, और इस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। हमारे ऊपर जो ये तंत्र थोप के रखा गया है हिंदू मैरिज एक्ट लागू करने के बाद से, ये संविधान, ये हिंदू मैरिज एक्ट, ये आशा, आंगनवाड़ी, परिवार नियोजन, और ये स्वास्थ्य और मिड डे मील मालूम है क्या दाना है आपकी बच्चों को लाने के लिए सरकारी स्कूलों में, और वहाँ से बच्चियाँ गायब होंगी। ये झूठ का बात है। आपको मिड डे मील देने की ज़रूरत क्या, अगर आप उनके बैंक अकाउंट में पैसा दे सकते। घर में अगर माँ उनकी अपने चूल्हे में खाना बना कर उनको टिफ़िन दे दे। हमने कौन सा मिड डे मील खाया, हम लोग टिफ़िन ले जाते थे घर से। तो उनको आप इतना एम्पावर क्यों नहीं करेंगे कि उनके घरों से उनकी माताएं उनको टिफ़िन दे सके। तो मैं बोल देती हूँ साफ, ये परिवार नियोजन, ये हिंदू मैरिज एक्ट, खास करके हिंदू मैरिज एक्ट जो है, और परिवार नियोजन, मिड डे मील, आशा, आंगनवाड़ी, नर्सिंग स्टाफ, जीएनएम नर्सिंग स्टाफ एकदम संदिग्ध तबका है। इसमें बोला जाता है, इसमें सिर्फ लड़कियों को प्रधानता दी जाती है। 17-18 साल की लड़कियां आती है, एक सप्लाई होती है। मैं अपने आंखों से देख चुकी हूँ। ऐसी गंदगी है जो नहीं होती है ना, आगे आके बताए। मैं चैलेंज करती हूँ, आगे आए और बताए कि सप्लाई नहीं होती है। स्टाफ सिस्टर्स रहती है, इन स्टूडेंट सिस्टर्स को इधर उधर बड़े बड़े लोगों को सप्लाई किया जाता है, और बदले में इनको क्या दिया जाता है कि ये लाइफ लॉन्ग सरकार की जिम्मेदारी होगी कि इनको नौकरी देना, झक मार के इन्हें नौकरी देना पड़ेगा। बताइए, जिस देश में नौकरी की इतनी कमी है, वहाँ पे जीएनएम, सरकारी से जीएनएम की हुई नर्सिंग स्टाफ को बाध्यता है, सरकार के ऊपर बाध्यतामूलक है कि किसी पीएससी में, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में या टर्शरी लेवल पे इनको नौकरी देना ही पड़ेगा सरकारी अस्पताल में, और इनको नौकरी देना ही पड़ेगा। इसके लिए सरकारी तंत्र को बनाए रखना ही होगा, क्योंकि सरकारी तंत्र, और उस सरकारी तंत्र से क्या सेवा चल रहा है दिख ही रहा है, एकदम थर्ड क्लास सेवा है। जबकि आप मरीज के सीधा उसके बैंक अकाउंट में पैसा दे दे और प्राइवेट में कहीं से भी वो इलाज करा ले। नहीं, इस सरकारी तंत्र को जो बना के रखा गया है, ये रखा ही गया है इस सब गंदे काम के लिए, और इसे दिखाया जा रहा है लोगों की सेवा के लिए। अरे भाई, आप जैसे हम एक प्राइवेट नर्सिंग होम में जाके इलाज करा सकते हैं, प्राइवेट में जाके, अस्पताल में जाके, और हमें इंश्योरेंस का पैसा मिल जा रहा है। इंश्योरेंस के तहत, हेल्थ इंश्योरेंस के तहत हम पैसा पेमेंट कर दे रहे। सरकार जिम्मेदारी ले ले। अगर गरीब व्यक्ति, रिक्शा वाला, ठेला वाला है, उसके बैंक अकाउंट है, वो तो बैंक से जुड़ चुका है, उसमें सीधा पैसा चले जाएगा, वो प्राइवेट में कराए अपना इलाज। तो आप सरकारी खोल के ही क्यों रखे? सरकारी खोल के रखा गया जीएनएम को नौकरी देने के लिए, और जीएनएम को नौकरी क्या मिलता, आरजी करके समय दिख गया। एक लड़की की लाश मिली है, और उस समय जीएनएम लोग का मुंह बंद, और सरकार, सबसे बड़ी बात है, सरकार के लोग जीएनएम लोग से पूछताछ कर ही नहीं रहे थे। जब हम लोग ने हल्ला किया तब खाना पूर्ति के लिए कात को ले जाके पूछा, बस है, पूछताछ हुआ नहीं है, असली काम क्या हुआ है सबको समझ में आ रहा है वहाँ पे। तो आप समझ ले, आपका पूरा तंत्र ही, तो आप एप्स्टीन फाइल लेके हो हल्ला मचाना, या यूजीसी ला के हो हल्ला मचाना, इसका मतलब ये है कि अब विदेश में बैठे लोग, माताहारी लोग, जिन्होंने इस देश में माताहारी घुसे रहे हमारे सत्ता के गलियारों में, अब उनके बच्चों को सत्ता सौंपने के लिए पोप जो है, वेटिकन में बैठा पोप, अब दबाव डाल रहा है मोहन भागवत के ऊपर। और ये जो भारत का जो ब्राह्मण तबका है, मलाई चाटने की इतनी बुरी आदत पड़ चुकी है। ये संविधान फेंकने के बजाय, इस संविधान को कूड़ेदान में फेंकने के बजाय BN राव का बोल के चलाना चाहते, क्योंकि इससे उनका स्वार्थ सिद्धि हो रहा है। राजपूत भी इसमें लगे हुए हैं, यूजीसी और ये सब करके तमाशा कर रहे हैं, जबकि ये हमारा तरीका है ही नहीं। हमारा तरीका युद्ध रहा है, हमने तलवारों से हमेशा लड़ा है, जबकि आज का राजपूत जो है वो मेयो कॉलेज वगैरह गया है, या संविधान का, इस संविधान से उसे भी फ़ायदा हो रहा है। क्या हो रहा है हमें नहीं पता। ब्राह्मणों के साथ अगर कंधे से कंधा मिला के वो लड़ाई कर रहा है, तो इसका मतलब है ये दोनों तबके बर्बाद हो चुके हैं। और शेड्यूल कास्ट तो मैं बोल ही रही हूँ, यही लोग हैं जो अपनी बेटियां बेचते हैं। आपकी बेटी किसी फार्म हाउस या कहीं पे नहीं जा सकती है जब तक का घर में बाप भाई बैठे नहीं हो दल्ले। और ये जब हमारे शिक्षण संस्थाओं में बिना किसी फिल्टर के सबके बीच में घुसे आते हैं, तब ये क्या कर रहे हैं, भले घर की लड़कियां इनकी वजह से खतरे में पड़ जाती है।
मुझे तो लगता है जातीय जनगणना सबसे पहले जीबी रोड, सोनागाछी, इन जगहों में होना चाहिए और यहाँ पे पकड़ना चाहिए किन जाति के लोग सबसे ज़्यादा मिलते हैं। सोनागाछी में कहते हैं मंडल समाज के लोग सबसे ज़्यादा, तो उनको पकड़ के इनको डी नोटिफाई करना चाहिए, प्रतिबंधित कर देना चाहिए। आरक्षण तो दूर की बात है, इन्हें समाज बाहर करना चाहिए, इनका मताधिकार वगैरह छीन लेना चाहिए। जो लोग अपनी बेटी बेचते वो क्या देश के कानून बनाने के लिए प्रतिनिधि चुनेंगे? फालतू लोग। ये तंत्र ही गलत है। सोचिए, इनकी बहुमत है, इनके वोट के बलबूते नुमाइंदे चुने जाते हैं जो संसद में जाके कानून बनाएंगे, उससे देश चलेगा। जबकि ये अपनी बेटियां बेचते हैं सोनागाछी, जीबी रोड और चतुर्भुज में। हम क्या समाज बना रहे हैं? अब बस इस देश में अगर मुसलमानों को और ईसाइयों को अगर रास्ते में रख सकते, सिर्फ 2 तबके हैं जिन पर मुझे भरोसा है। मैं गोंड इलाके में पली बड़ी हूँ, गढ़ा गोंडवाना में मेरी पैदाइश हुई है। जो आदिवासी है वो कट्टर हिंदू है। मैंने बताया, मैं मिशन हॉस्पिटल में जब काम करती थी, मेरे सामने उस मुस्लिम ने एक दलित ईसाई लड़की के साथ रेप किया, कोई सुनवाई नहीं हुई। जल्दी जल्दी लड़के के ऑपरेशन के नाम पे फुर हो गया, जल्दी जल्दी भाग लिया। जितने ईसाई सुपरिंटेंडेंट वगैरह थे उन्होंने उस मुस्लिम आदमी को जल्दी जल्दी उसको नौकरी से निकाल दिया और वो भाग लिया और दुबई भाग गया। कहाँ भागा पता नहीं। ये लोग लड़कियां इधर की उधर करते हैं। और एक लड़की के साथ, वो ट्रेनी सिस्टर थी, 17 प्लस की थी, 17 प्लस की थी, उसके साथ रेप हुआ था। मुझे साफ समझ में आया था। तो मैं बता देती हूँ, उन आदिवासी इलाकों में लोग बहुत परेशान है ईसाइयों से। आदिवासी एक खाटी सोना तबका है, ये लड़ सकता है, इसके हाथ में हथियार है। हथियारबंद लोगों के लड़कियों को आप दलाली करेंगे, विदेशों में भेजेंगे, एप्स्टीन के द्वीपों में भेजेंगे, आइलैंड में भेजेंगे आप उनको बेचने के लिए। एक है आदिवासी, इनको हमारी देश की मुख्य धारा में नागालैंड, मिजोरम हम बनने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए इन्हें हथियार बंद होकर ईसाई मिशनरियों को धक्के मार के निकालना इन जगहों से। और दूसरा तबका है ओबीसी, जो कि 50% है आज भी। ये ओबीसी ही है जिन्होंने बाबरी के गुंबदों को तोड़ा है। जितनी भी साध्वियाँ रही है सब ओबीसी आप दिखेंगी। जो भी लड़ रहे ओबीसी है। छत्रपति शिवाजी महाराज खुद अगर आज होते तो वो ओबीसी कास्ट में आते, उन्होंने लड़ा था। बाकी सब जब बच्चाती कर रहे थे, छत्रपति शिवाजी बस लड़े थे। तो मुझे सिर्फ आदिवासी और ओबीसी से उम्मीद है कि लड़ेंगे। मैं आपसे बता देती हूँ कि ये संविधान, ये परिवार नियोजन, ये हिंदू मैरिज एक्ट, ये आशा, आंगनवाड़ी, सब गंदी चीज़ें हैं। ये हमारे तंत्र को से लड़कियां साइफन करके अपने यहाँ पे ही देश के भीतर ही बड़े बड़े लोगों को फार्म हाउस वगैरह में सप्लाई करना होता है और बाद में CISF के जरिए बंदरगाहों से इन्हें विदेशों में भेज दिया जाता है। आपको विदेशों में बैठ के ही पोप बोलेगा, अचानक बोलेगा कि अब सत्ता बदलो, प्रियंका गांधी को दो, प्राइम मिनिस्टर बनाओ, तो आप फट से काम में लग जाएंगे, देश में हल्ला मचाएंगे। नहीं, आप जड़ पे वार करें। आप बोले हमें हिंदू मैरिज एक्ट नहीं चाहिए, हमें परिवार नियोजन नहीं चाहिए, हमें हिंदू राजतंत्र चाहिए। उस राजतंत्र में राजा बनने का अधिकार ओबीसी को है। हमने जब देश में प्रधानमंत्री बनने की बात आई, गुजरात दंगों का महानायक है मोदी, तो मोदी को प्रधानमंत्री बनाया। तो मोदी को आज चाहिए कि वो दृढ़ता का परिचय दे और पोपवादी व्यवस्था को हमारे देश में लागू न होने दे। हम ओबीसी को बनाएंगे, हम आदिवासी को बनाएंगे। महाराजा दलपत शाह, संग्राम शाह, शंकर शाह, मदन शाह, इनके वंशज बनेंगे दिल्ली में प्रधानमंत्री, या छत्रपति बनेंगे वो सीधा। अगर राजपूतों में दम नहीं है वैसी लड़ाई लड़ने का तो मतलब नहीं है। आप दुबक जाइए, 2% है, आप दुबक जाइए। आप देखिए, आदमी को जो लड़ाई लड़ना आता है वो लड़ना है ना। आदमी को अगर दिमाग से लड़ना आता है तो दिमाग से लड़े, जिसको तलवार से लड़ना आता है तलवार से लड़े। आप जो नए तरीके के तौर तरीकों की लड़ाई लड़ने जा रहे, सड़कों पर उतर रहे, कानूनी लड़ाई लड़ रहे, तो मतलब है ना आपको ये लड़ाई बनेगा लड़ते, और ना आपको अपना पारंपरिक लड़ाई भी आप भूल चुके, यानी कि आप एक फालतू आदमी बन चुके हैं। तो आप दुबक जाइए, क्योंकि हमें गणतंत्र और इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इस तंत्र को खार फेंकने के लिए जिस तरह की लड़ाई की ज़रूरत है वो सिर्फ ओबीसी और आदिवासी लड़ सकते हैं, अब दिख रहा है मुझे। अब ब्राह्मण की नीयत हमें सही नहीं लग रही है, क्योंकि जिस भी तंत्र में रहेगा फ़ायदा ढूंढ लेगा, और जो तंत्र है उसमें फ़ायदा मिल रहा है। तो मैं तो समझ से परे हो चुका है। मुझे लगता है चुनावों का पूरी तरह से बहिष्कार होना चाहिए। मतपेटी, मतदान, ये हमारे लिए खतरा बन चुके हैं। बंगाल चुनाव आपको साबित कर देंगे कि नागपुर से कलकत्ता संचालन चल रहा है। मैं जो बहुत दिनों से कह रही हूँ वही हो रहा है। इन्होंने विदेशों से बांग्ला बॉर्डर खोल के इन्होंने मुसलमान और जोगेंद्र मंडोला जिन्ना गुजर दिया है। पूरे देश की डेमोग्राफी बर्बाद हो जाएगी।
तो इसलिए आप और चुनावों की ओर न देखें। मुझे लगता है कि अब और अगला कोई चुनाव ना हो। करोड़ों रुपए झोंक रहे हैं हम एक ऐसे तंत्र को बनाए रखने के लिए जो आगे चल के हमारी संततियों को अल्पसंख्यक बनाएंगे इस देश में। एक आखिरी लड़ाई लड़ ले, ब्राह्मण तो भाग जाए। ज़्यादातर देखिए कश्मीरी ब्राह्मण भाग गए विदेशों में, बड़े बड़े पदों में बैठे हुए हैं। इतनी मेधा बुद्धि, ओबीसी 50% और ये 5%, 8-10% आदिवासी, ये कहाँ भागेंगे? आपको कोई लेगा नहीं, आप गुलाम बन जाएंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे। इसलिए भलाई है कि हिंदू क्रांति को पानी फेरने के लिए जो पोप ने जो यूजीसी और एप्स्टीन फाइल खोला है उससे और ध्यान न दें। हमारे पास अपना कार्ड है। अगर आपको एप्स्टीन फाइल नहीं चाहिए आप हिंदू मैरिज एक्ट रद्द कर दीजिए, और अगर आपको यूजीसी नहीं चाहिए आप अलग अलग कर ले। मेडिकल कॉलेज कॉलेज आप बोले ये वाला जबलपुर मेडिकल कॉलेज सवर्णों के लिए है तो रीवा मेडिकल कॉलेज अवर्णों के लिए, जो जनरल वालों के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज, तो रीवा है कैटेगरी वालों के लिए। जिसको जहाँ जाना रहेगा काउंसलिंग में जिस कैटेगरी से वो आएगा वहाँ चला जाएगा। हमें माथापच्ची करने की क्या ज़रूरत है? असल का खेल समझिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि योगी जी कोई महान व्यक्ति है, मैं योगी जी को फ्रॉड मानती हूँ। मुझे लगता है कि जहाँ पे बफलो कट रहा है बोल के जो बुचर खाने चल रहे हैं वहाँ पे गोमांस कट रहा है, तो ऐसा व्यक्ति तो योगी कहलाने योग्य है ही नहीं। उसके बावजूद उन्होंने बुलडोजर वगैरह चला के थोड़ा बहुत उन्होंने हम लोगों में कुछ एक उम्मीद जगाई थी, लेकिन मुझे उन पर कोई भरोसा नहीं है। फिर भी मुझे ऐसा लगता हो सकता है कुछ ताकतों को डर है कि ये बन गया तो क्या होगा। हो सकता है योगी से ज़्यादा बेहतर कोई व्यक्ति आए, टी राजा सिंह आ जाए या और कोई बेहतर व्यक्ति आए जो देश की बागडोर संभाले। लेकिन उसके पहले ही पोपवादी तंत्र ठीक 2004 में जो हुआ था वही करना चाह रहे। 4 से 14, 4 में बहुत ज़्यादा सीटों से कांग्रेस जीती नहीं थी, असल में बीजेपी हार गई थी। और फिर उन्होंने साइड किया, अटल बिहारी वाजपेयी को जैसे तैसे साइड किया। ये लोग आए, आसाराम बापू जैसे लोगों को जेल में ढाला गया और इनका खेल चलता रहा। और आज भी दारा सिंह क्योंझार जेल में सर रहा है, मोनू मानेसर गो हत्या का विरोध करने के लिए जेल में सर रहा है। हमारे लोगों को ये तंत्र जेल में डाल दे रहे और उनको आदर्श, उनको उदाहरण बना के दिखा रहे कि देखो अगर तुम हिंदू क्रांति के लिए बढ़ोगे तो तुम जेल में सरोगे। आप बताइए ग्राहम स्टेन कर क्या रहा था? बाइबल लेके इसको क्योंझार की जंगलों में जाके कर क्या रहा था ये आदमी? और आज भी रविंद्र पाल उर्फ दारा सिंह नाम का एक व्यक्ति जेल में सर रहा, उसकी वजह से आज तक 24 साल हो गए। उड़ीसा में डबल इंजन की सरकार आ गई, इनको समय नहीं मिला दारा सिंह को जेल से छोड़ने का। 24 साल से 2-2 लाइफ टर्म भुगत चुका ये आदमी, इसको जेल में सरा रहे हैं। तो आप अच्छे से समझ लें, आप चुनाव और मतपेटी की ओर नहीं जाए। ओबीसी और आदिवासी लड़ ले निर्णायक हो तो आपकी 60% है, आप में लड़ने का मादा है। आप ही छत्रपति और मदन शाह, संग्राम शाह, शंकर शाह, महारानी दुर्गावती के असली वारिस है। बाकी लोग तो फालतू हो चुके हैं। जो भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे वो सब बेकार लोग हैं। कानूनी लड़ाई का समय नहीं है। आप ये बेईमानी कर रहे हैं बीजेपी आरएसएस। मोदी खुद समझ रहा है कि अब हमको सत्ता छोड़ना है, इसके बाद हम योगी को नहीं देंगे। मैं हो सकता है योगी जी प्रधानमंत्री बन के फिर से बुलडोजर चलाने लगे, लेकिन उन्होंने गोहत्या पर प्रतिबंध नहीं लगाया। अब बताइए तो गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने में आपको दिक्कत क्या हो रही है? मैं ही 17 तारीख को आएंगी, मैं दिखा दूंगी, वीडियो भेज दूंगी किस धड़ल्ले से बंगाल में गाय कटता है। मैं हर बार, अब मैं तंग आ चुकी हूँ, अब मैं वीडियो बनाना बंद कर चुकी हूँ कैसे करके बंगाल में गाय काटा जाता है। बीजेपी आरएसएस को पता है बंगाल में वो संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए वो नागपुर से बैठ के कलकत्ता संचालन करना चाहते हैं। बंगाल ये इनके पास ईवीएम है, इनको जब मर्जी जीतेंगे और जब मर्जी हारेंगे। हम इनको अगर हाईजैक कर लिया जाए तो पोपवादी तंत्र, खाड़ीवादी तंत्र, ये सब मिलके ये हिंदू राजतंत्र को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं, हिंदू तंत्र को रोकने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आप एक समझिए कि हिंदू राजतंत्र होगा तो महारानी दुर्गावती के वंशज मदन शाह, संग्राम शाह, शंकर शाह, दलपत शाह ये भी तो बन सकते हैं प्रधानमंत्री, ये भी तो बन सकते हैं छत्रपति। दिल्ली में छत्रपति खुद तो ओबीसी कास्ट से थे, तो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी की तरह ही और भी तो लोग बन सकते हैं। क्या हमने मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया? क्या मैंने एमपी में ज़िंदगी में 2-3 बार ही से वोट किए हैं। एक ही बंगाल चुनाव में किया था 2021 में,
एक मैंने किया था जब उमा श्री भारती को मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी एमपी में, लेकिन उसके बाद इनने क्या किया, उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर उसको ईदगाह केस में फंसाया गया, फिर उसको भगा दिया गया, उसको दूध से मक्खी की तरफ फेंक दिया और बाबू सिंह गौर को ले आए। खैर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हो, ओबीसी और आदिवासी निर्णायक युद्ध लड़ ले, ये मत पेटी से नहीं होगा। आपको समझना होगा, आपको झुंड में जाना है, और सबसे पहले किसी भी युद्ध में सबसे पहला अपना अपना देखना है। ईसाई मिशनरी स्कूलों का राष्ट्रीयकरण कर दीजिए, एकदम चारों खाने चित हो जाएंगे। आप देखेंगे यूजीसी भी फुर हो जाएगा और एप्स्टीन फाइल भी फुर हो जाएगा। ईसाई मिशनरी स्कूलों पे ताला जड़ दो, अपना तंत्र चलाओ, नहीं बैठे रहो आके देख के कब कोई आएगा। अजीब बात है, अजीब बात है, दिख रहा है सबको, फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं मुसलमानों को और उनके महार और चमार इन लोगों को, और उधर बैठा सफ़ेद सांप ईसाई मिशनरी स्कूलों के जरिए हमारे समाज में जहर घोल रहे हैं लोग। इनको बंद कर दें आप। मैंने जितना हो सकता था मैंने बताया। जातीय जनगणना अगर होना है तो समाज में नहीं, जीबी रोड और सोनागाछी में हो। यूजीसी का काट है, आप अलग कर दीजिए। जबलपुर मेडिकल कॉलेज अगर जनरल का है तो रीवा मेडिकल कॉलेज कैटेगरी वालों का है, और एप्स्टीन फाइल का काट है, हिंदू मैरिज एक्ट को आप रद्द कर दें। तो समझ लीजिए, खेल को समझ लीजिए, आंदोलन वगैरह कुछ मत कीजिए, एकदम मैं देखती हूँ एक व्यक्ति है, वो ना कि अपने आप को पेशवा के वंशज कहते हैं, ठीक राजीव दीक्षित के समान बातें कर रहे हैं, ईसाइयों को गाली दे रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। अच्छा बात है। हमें जिनकी जनसंख्या, बढ़ती जनसंख्या से सबसे ज़्यादा खतरा है, डेमोग्राफी बदल के 56 देश है जो 56 का 57 करने वाले देश, इस भारत भूमि को मुसलमान बना के उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलना। ये मुस्लिम महिलाएं चमगादड़ जनसंख्या बढ़ा रही है। बिल्किस बानो केस जो हुआ था, मैं एक बात बताती हूँ, मैं क्यों ओबीसी को भरोसेमंद मान रही हूँ। नाई समाज के लोगों ने बिल्किस बानो का पेट काट दिया, इसे कई लोग अनैतिक कह सकते हैं, मैं अनैतिक कैसे माने हम, जब आप जानबूझ के जानते हैं कि देश का विभाजन हो चुका है जनसंख्या के आधार पे, आप उसके बावजूद एक से अधिक अगर संतान पैदा कर रहे हैं तो आप तो खुद ही बाई डिफ़ॉल्ट आतंकवादी है। एक आतंकवादी का पेट काट दिया तो हो हल्ला, उनको जेल में ढाल दो। क्या राजपूत जो बड़े बड़े उच्च कुल गोत्र के क्षत्रिय बोलते अपने आप को, दूसरों को गालियाँ देते, बोलते हैं तुम्हारी माताएं हमारे यहाँ पे नाचती थी, आप क्या किसी बिल्किस बानो का पेट काट पाएंगे थोक में? जब आप काट ही नहीं पाएंगे तो आपको क्या हक बनता है? क्या आप अपने आप को उस राजगद्दी के अधिकारी माने? युद्ध जब होता है तो शत्रु के पास कौन सा हथियार है देखना पड़ता है और उस हथियार उस पर वार करना पड़ता है। आज जो हो रहा है वो कोक युद्ध है, कोक को काटना पड़ेगा, कोक को चीरना पड़ेगा, अश्वत्थामा बनना पड़ेगा कि योग्यता है जिसमें है वही आगे आए, अन्यथा पीछे हट जाए। ये राष्ट्रता की लड़ाई हो रही है। ब्राह्मणों ने जो किया कितनी लज्जा की बात है। दधीची की संतानें अपने आप को दधीची के वंशज कहते हैं, परशुराम का नाम लेते हैं और बोला है बी आर अम्बेडकर का नहीं, बी एन राव का संविधान है। कितनी लज्जा की बात है, जिस संविधान में हिंदू मैरिज एक्ट बोल के चीज़ है, गंदगी है, जो एप्स्टीन के द्वीपों तक आपके घरों की बेटियों को भेजता है, आपने उसे बी एन राव का कहा। एक मरा हुआ आदमी तो अपने हक में बोलने के लिए आ भी नहीं सकता है। इस संविधान और इसके हिंदू मैरिज एक्ट को कूड़ेदान में फेंकना है। ये एप्स्टीन फाइल की काट एक, और दूसरा है सबसे बड़ा काट है यूजीसी का काट है, अलग अलग कर ले। आप मामले को देखिए, इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी और सोनिया गांधी की बेटी प्रियंका गांधी और उसका दामाद रॉबर्ट वाड्रा के, इनके तार नहीं है। एप्स्टीन हमारे बंदरगाहों से लड़कियां जो गायब होती है, शुरुआत तो इन्हीं ने किया है। अब तो मोदी और भागवत तो अब बाद में झक मार के उन्हें हिस्सा बनना पड़ रहा है इसका। बेटियां तो गायब इंदिरा गांधी ने भी की है और मोदी भागवत भी कर रहा है। बेटी अब बिकती है। एप्स्टीन फाइल्स की जो लड़कियां दिख रही है उसमें सबके सब गोरी चमड़ी नहीं है। कुछ एक को देख के समझ में आ रहा हम लोग के यहाँ की है, और हम लोग के यहाँ वाली जो रहती है ना, उनको छुपा छुपा के करते, वो एकदम बिल्कुल साफ़ सुथरा माल होती है ना, तो उनको एकदम पोप अपने ही यहाँ पे ले जाता होगा। बाबा उनका वेटिकन की खुदाई करे ना तो आपको तो यही सब मिलेंगे, हड्डियाँ मिलेंगे बच्चों के। डीएलएफ में रॉबर्ट वाड्रा आकंठ डूबा था, जेल में होना चाहिए था। मोदी ने 170 करोड़ का घूस खाया है, डीएलएफ वालों ने चंदा दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए। बताइए ये कितनी सफाई से कर रहे हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड पहले ही ला दिया कि उसके जरिए घूस ये लोग खा चुके हैं।
गोमांस निर्यातकों से भी ले रहे हैं और डीएलएफ से भी ले रहे हैं। डीएलएफ के ने रॉबर्ट वाड्रा के बिहाफ पे इनको पेमेंट किए 170 करोड़ रुपए, तब जाके रॉबर्ट वाड्रा बाहर है। तो इनमें तो मिली भगत है आपस में, ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमारी हस्ती मिट जाएगी, हमारी आने वाली संतति अल्पसंख्यक हो जाएगी अगर आज हमने मत पेटी और चुनाव की ओर देखा। मैं दावे के साथ कहती हूँ, मैं विश्वास दिलाती हूँ कि अब दिल्ली में छत्रपति हुआ तो वो ओबीसी या आदिवासी ही होगा। कोई दलपत शाह, कोई मदन शाह, कोई संग्राम शाह, कोई शंकर शाह ही बैठेगा या कोई ओबीसी तबके से ही बैठेगा, छत्रपति बनेगा। लेकिन इस तंत्र को ढहा देना ही सही रहेगा। सबका अपना अपना अलग होगा, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, जो भी बोले, लेकिन अपने तंत्र के अधीन हो, अपने हिंदू तंत्र के अधीन हो, सनातन तंत्र के अधीन हो। इस संविधान और ये पोपवादी तंत्र के संविधान को अगर हमने कूड़ेदान में नहीं फेंका तो ये तंत्र हमारा नहीं है कभी भी, तो विदेशों से चलने वाला तंत्र है हमारा। एक अचानक नरवणे नाम का एक जनरल लिखता है, लेखनी लिख रहा है अचानक और किताब में बोल रहा है, टाइमिंग देखिए नरवणे का, अचानक अभी लिखा है कि मैं तो एकदम निहत्था हो गया। तुम्हारे विचार इनको पैसा जाता है। मैं बता देती हूँ, फौज में कई अफसर हैं जो बिके हुए हैं। सैनिक अभी भी ठीक है, सैनिक ठीक है, मुझे नहीं मालूम कितने सैनिक ठीक है। फौज में कई अफसर है जो बिके हैं। इनमें स्टाफ कॉलेज चलता है, तक गंदा काम है। मैं मुंह नहीं गंदा करना चाहती स्टाफ कॉलेज में कैसे सिलेक्शन होता बोल के, और जो स्टाफ कॉलेज पास होता वही कहीं जाके आगे चल के जनरल बन पाता है। तो स्टाफ कॉलेज पास करके अगर नरवणे जनरल बना है तो वो क्या है, मुझे बोलना नहीं है कुछ भी, मुंह गंदा नहीं, जाके जिंदा रहते तो काम धाम क्या किया, तो फिर बाद में जाके किताब लिखना और किताब में लिखना। ये सब बिके हुए लोग हैं, हमारा अपना तंत्र नहीं है। कौन सा हरि सिंह नालवा ने स्टाफ कॉलेज पास किया था, कौन सा बाजीराव पेशवा ने स्टाफ कॉलेज पास किया था, कौन सा महारानी दुर्गावती ने स्टाफ कॉलेज पास किया था। ये गंदगी है स्टाफ कॉलेज। और यहाँ पे क्या करते हैं, जब सैनिकों की रिक्रूटमेंट करते हैं ना तो वर्टिकल नहीं होता, लेटरल होता है। कई सैनिक रहते हैं, उनके भाई भतीजे रहते हैं, ये क्या करने लगते हैं, खुद से काम करने लगते हैं। अफसर के घर में झाड़ू पोछा कोमोड सफाई ये वो करने लगते हैं और चुपचाप अफसर इनको अपने घर ये अपने प्रभाव के जरिए इनको भर्ती देते। तो सैनिक तबका भी इन्होंने गंदा कर दिया है। बैटमैन रख के बैटमैन की तरह काम करते हैं। नहीं आप अपने घरों में देख लीजिए, काम वाली बाइक ड्राइवर वाइवर सब लगा के 30,000 रुपये चला जाता है। सोचिए पर मंथ अगर 30, बच्चा स्कूल छोड़ना ले आना कितना बड़ा काम होता है। तो हम लोग दौड़ के जाते ले आते, एकदम हाफ जाते, उसके बाद जाके नौकरी वगैरह करते हैं। और इनके फोकट में इनको बैटमैन लोग करते रहते हैं। 30-40 हज़ार रुपये बचता है। आप सोचिए इनके पूरे 20 साल के सोच लीजिए नौकरी किया, उसमें पर महीना 30 साल बच रहते, पर कितना बचता, उससे महंगा प्रॉपर्टी खरीदते दिल्ली विल्ली के बड़े बड़े पॉश इलाकों में। तो बदले में क्या कर रही है, हमारे सैनिक तंत्र को बर्बाद कर रहे हैं बैटमैन सिस्टम चला के। तो मैं बता रही हूँ। और लड़कियाँ गायब कहाँ से हो रही, बंदरगाहों से। आपको अगर पता नहीं चल पा रहा है एप्स्टीन फाइल की कहाँ पे कोई, तो मैं आपको बताती हूँ एक कड़ी पकड़ने का तरीका, कैसे लड़कियाँ जा रही है। आप बंदरगाहों में CISF होता है, कुछ एक CISF के कमांडेंट को शिनाख्त कर लीजिए और घर से उठवा लीजिए, गले में जलती टायर डालेंगे ना, भड़बड़ा के मुंह से सब कुछ बक देंगे, पता चल जाएगा बेटियाँ कहाँ से आ रही, कहाँ को जा रही है, यही लोग। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये बेटियां इनके चंगुल तक आ ही नहीं सकती जब तक घर में बैठा भाई बाप दलाली नहीं करता है, बेचता नहीं अपनी बहन बेटी को। और हमारा मनुवादी संस्कृति, हमारा मनुस्मृति जो है उस बहन बेटी को सुरक्षा दे रहा था। और हिंदू मैरिज एक्ट ने वो तंत्र वो, और आप ये देखिए हिंदू मैरिज एक्ट ने तो वो प्रावधान किया जिससे कि तलाक हो सके, बेटियों को बेचा जा सके, वो तो किया ही है। ये BJP RSS की सरकार ने आके किया कि 18 से 21 साल कर दिया। अचानक जनसंख्या नियंत्रण में हो अल्लाह और फट से इन्होंने 18 से 21 साल कर दिया लड़कियों की शादी की उम्र। तो आप समझ लीजिए इस संविधान के जरिए ये सब चल रहा है। और ये कौन लोग कर रहे हैं, घरों के भीतर बेटी बेचने का काम कौन लोग कर। पटना नीट केस देखिए, उसमें साफ दिख रहा है 20,000 रुपये होता था लेन देन, उसमें से 3,000 एक एजेंसी लेता था, 1,500 हॉस्टल की वार्डन लेती थी और बाकी 15,000 कैश में दिया जाता था लड़की के हाथ। और लड़की नाबालिग 17 साल की, तो लड़की के हाथ में दे रहा ना उसके परिजनों के हाथ में दे रहा है। सोच लीजिए। और बोल रहे ब्लीडिंग हुआ, डेथ हो गई। डेथ हुआ तो किससे हुआ, गर्भ निरोधक दिया होगा, उससे ब्लीडिंग होता है, गर्भपात का दवाई दिया होगा, उससे ब्लीडिंग हुआ और डेथ हो गई। अब मामले को अब दबाया जा रहा है। तो
कुछ माता पिता है जो शिक्षा की आड़ में बेटियों को भेज रहे हैं और साफ समझ में आ रहा है कोई शिक्षा विक्षा नहीं हो रहा है, इसकी आड़ में देह व्यवसाय चल रहा है और धड़ल्ले से जल्दी जल्दी पैसा कमाया जा रहा है और सामाजिक सीढ़ी चढ़ी जा रही है। साफ समझ में आ गया पटना नीट केस में। तो एक घरों में बैठे लोग हैं तो इनको कैसे पहचाने? जाति से पहचानते इनको। साफ बात है, जातीय जनगणना होगी इन इलाकों में। पुलिस को फ्री हैंड दिया जाए, रेड मारे, रेड पे रेड, होटलों में रेड पे रेड पे रेड पे, गंदगी मचा रखा है। फिर हम ऐसी पुलिस की क्या ज़रूरत है अगर पुलिस के पास अधिकार ही ना हो रेड मारने की? 2022 में आप देखिए, 2022 में एक कानून आया, मेरे पोस्ट में मैं ठीक याद नहीं कर पा रही कौन से ईयर में आया था। एक कानून सुप्रीम कोर्ट से एक गाइडलाइंस आया। दरबार सभा बंगाल का कोई एक सोनागाची में काम करने वाला एक संगठन है जिसने केस किया, तो सुप्रीम कोर्ट के नागेश्वर राव गवई और बोपन्ना ने एक जजमेंट दिया जिसमें पुलिस के हाथ पूरी तरह से बांध दिए गए हैं। पुलिस का काम तो दलालों का काम हो गया। अगर छोटी बच्ची ऐसे लोगों के साथ दिखे तो वो जरूरी नहीं कि उससे गलत कार्य कराया जा रहा है। बोलिए तो ऐसे माहौल में पलने वाली बच्ची पे क्या असर पड़ रहा होगा? बोल रहे अपने घर से चला सकते सब काम। मतलब आप साफ समझिए, तो जाति क्यों था देश में? इसीलिए था कि जो कर रहा है करे, अपने घर से कोई करने वाला नहीं है, लेकिन बाकी लोग क्यों फंसे समाज में? तो आप समझिए संविधान क्या कर रहा है। जाति जरूरी है हमारे लिए। हमें अपनी बेटियों की तो सुरक्षा करनी है कि नहीं? बाकी किसको क्या करना है हमें नहीं मतलब है। वो क्या करने आ रहे हैं? वो सभ्य समाज के मापदंड बदलने आ रहे हैं। वो उनकी बेटियां जो करेगी, हमारी बेटियां भी वो करेगी। इनसे दूर हो ले, ये संविधान के दायरे में न रहे। ब्राह्मण राजपूत 2-2.5% वो भाग लेंगे विदेशों में। ओबीसी और आदिवासी को ही लड़ना पड़ेगा युद्ध, और अगर हार गए तो आपको ही परेशानी झेलनी पड़ेगी। कैद में कौन थी? येसुबाई थी, साहू जी महाराज थे। येसुबाई साहू जी महाराज थे। झिंझी से राज किसने चलाया? राम राजा ने चलाया। कौन लड़ रही थी? ताराबाई। आप ही को लड़ना पड़ेगा, इसलिए आप इस संविधान को कूड़ेदान में फेंक दें। मैं आश्वासन देती हूँ, जो भी विवेकवान होंगे ब्राह्मण, वो ओबीसी और आदिवासी को ही सत्ता सौंपेंगे। संविधान को हटा देना होगा। मत पेटियों चुनाव और ना हो। राष्ट्र चिंतन मनन करें। मुझसे जितना बनता था मैंने बताया। वंदे मातरम।